हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। आज हम आपके लिए क्लास 11 अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर लेकर आ चुके हैं। आज हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और आपको एग्जाम में पूरी सहायता मिल सके और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कुछ पैटर्न पता चल सके, इसलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए और हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रश्न पत्र है इसको आज हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जड़ से समाप्त करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें आपका समय 3 घंटे का रहेगा और अधिकतम अंक 80 नंबर के रहने वाले हैं। तो मैं आपको पहले कुछ बता दूं कि इसमें आपके 1 से लेकर 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, आपको 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यू आएंगे जो 20 मार्क्स के रहेंगे। आपके 3 मार्क्स के आपके 4 प्रश्न रहेंगे जो 12 मार्क्स आपको दिलाएंगे। उसके बाद 4 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 24 मार्क्स दिलाएंगे और 6 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 24 मार्क्स दिलाएंगे। इस प्रकार आपका एग्जाम रहने वाला है। समझ में आया? दोबारा से रिपीट करता हूं, 1 से लेकर 20 आपके एमसीक्यू आएंगे जो 20 नंबर के रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 12 नंबर दिलाएंगे। 4 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 24 नंबर दिलाएंगे। 6 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे जो आपको 24 नंबर दिलाएंगे। इस प्रकार आपके 80 नंबर का पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद जो आपकी 2 बुकें हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों बुक 40-40 नंबर की आनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न देखिए क्या है, दुर्लभता को परिभाषित कीजिए। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस प्रकार से नहीं आएगा। जो आपका एग्जाम है उसमें एमसीक्यू टाइप ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। दुर्लभता को परिभाषित कीजिए। दुर्लभता का क्या अर्थ है या परिभाषित कीजिए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। दुर्लभता का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें वस्तु और सेवाओं की मांग अधिक होती है और उनकी पूर्ति कम होती है। वस्तु और सेवाओं की पूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है, ऐसी स्थिति को हम दुर्लभता कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। व्यक्तिगत अनुसंधान विधि निम्न में से उपयुक्त नहीं है। हाँ भाई, जो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है वो किस लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर जानिएगा। अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा हो, यूर राइट। यदि बड़ा क्षेत्र है तो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के तहत लोगों से मिलना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है। तो आपको पता होगा कि इसमें समय, श्रम और धन अधिक लगता है, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। तो एक क्षेत्र को कवर ही किया जा सकता है, छोटे क्षेत्र को ही कवर किया जा सकता है, लेकिन बड़े क्षेत्र को कवर नहीं किया जा सकता है। तो ये पूछा किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, किस लिए उपयुक्त नहीं है? तो बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है। मैं आपको बता दूं ये जो आपका एग्जाम है वो इसी से आएगा, इसी से संबंधित आएगा, इसी के प्रश्न आपके आने वाले हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। यदि एक परिवार अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है तो इसे एक पर्ज पाई चार्ट में दिखाने के लिए कितनी डिग्री का कोण बनेगा? देखो भाई, उसकी आय होगी, उसका वो 50% भोजन पर खर्च करता है, तो उसका कितना पाई चार्ट पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए आपको पता होगा कि यदि जो कोण है, जो डिग्री है पाई चार्ट में, वो 360 डिग्री की बनती है। कितने की? 360 डिग्री की बनती है। लेकिन जब वो 50% अपना भोजन पर व्यय कर रहा है या खर्च कर रहा है तो इसका कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 180 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? यदि वो अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है, एक कोण में आपको पता होगा कि भाई 360 डिग्री का बढ़ता है, जो पाई चार्ट पर डिग्री बनती है वो 360 डिग्री की होती है, लेकिन वो 50% मतलब आधा भोजन पर खर्च कर रहा है, तो इसे हम 2 लगा लेंगे और इसका आधा कितना होगा भाई? 180 होगा। तो इसका राइट आंसर 180 हो जाएगा। समझ में आया आपको? देखिए चौथा प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो कहां से एकत्रित किए जाते हैं या कहां से इकट्ठे किए जाते हैं? तो उनके मूल स्रोतों से, एजेंसियों से, वेबसाइटों से, एनएसएस से। तो एजेंसी, एनएसएस और वेबसाइट, ये तो द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उनके मूल स्रोतों से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की।
प्राथमिक आंकड़ों का संकलन द्वितीयक आंकड़ों की अपेक्षा अधिक मितव्ययी होता है। देखिए समझिए पहले प्रश्न का, अब इसको समझिएगा क्या कहता है प्रश्न। प्राथमिक आंकड़े, संकलन मतलब आंकड़े एकत्रित करने की विधियां द्वितीयक आंकड़ों की अपेक्षा अधिक मितव्यय। ये मितव्ययी क्या है? मितव्ययी मतलब धन का खर्च होता है। तो ये बात सही है, सत्य है, लिखेंगे आप इसमें। कैसे? देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए धन, श्रम और पूंजी, मतलब बोले धन, समय और पूंजी, वही बात है, रिपीट हो रही है बार बार। समय, धन और श्रम मतलब मेहनत अधिक लगती है इसमें प्राथमिक आंकड़ों से, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों में सभी व्यक्तियों से मिलना होता है। सभी व्यक्तियों से आप मिलोगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, आपका धन अधिक खर्च होगा। तो यही कहता है कि जो प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधियां है वो दूसरे आंकड़ों की अपेक्षा, द्वितीयक आंकड़ों की अपेक्षा अधिक खर्चीली है या मितव्ययी है। तो ये सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऊर्ध्वाधर शिक्षकों के स्तंभ कहलाते हैं। जहां मान लो देखो ये ऊर्ध्वाधर है, क्या है? ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर होता है मतलब जो खड़ा है। ये स्तंभ है, इसके शीर्षक को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे उपशीर्षक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत की जनगणना के आंकड़े किससे संबंधित है? देखो भाई, भारत की जब जनगणना होगी तो वो उद्योग से संबंधित तो होगी नहीं, राष्ट्रीय आय से संबंधित तो होगी नहीं, कृषि से तो होगी नहीं। जनांक जनांकिकीय मतलब जनों की बात की गई, लोगों की बात की गई है। तो जनगणना का संबंध सीधा किससे है? जनांकिकीय से है। समझ में आया आपको? समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपसे एग्जाम में रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रिक्त स्थान सही गलत नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे एमसीक्यू टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, एक तालिका के रूप में डैश को प्रस्तुत करना सारणीय कहलाता है। कोई तालिका है, उसको आप प्रस्तुत करते हैं, कोई चीज है, अभी लागत या आंकड़े को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? सारणीय कहलाता है। तो क्या होगा इसमें? आंकड़े। यदि आप किसी तालिका के रूप में आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं वो क्या कहलाता है? सारणीय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आंकड़े हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में अधिकांश पुरुष 7 नंबर का जूता पहनता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप को दर्शाता है? देखो भाई, जहां ज्यादा की बात हो जाए, अब जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, वहां बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुलक। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपके मिड टर्म के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इस पे विशेष रूप से ध्यान इस पे नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपको एक यहाँ डाउट होगा कि आपने बताया था एक से मतलब 20 एमसीक्यू टाइम के आपके प्रश्न आएंगे, तो ये तो 12 है, 11 है, 10 है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कुछ एमसीक्यू आगे दिए गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके 20 ही एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यू आएंगे, कुछ यहाँ दिए गए हैं और कुछ आपके एमसीक्यू आगे दिए गए। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए, जिसमें पूछा गया सांख्यिकी की कोई 3 सीमाओं का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये आता है ही आता है। देखिए, सांख्यिकी की सीमाओं का वर्णन करें। सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं लिखिए। सांख्यिकी है, उसकी कोई 3 सीमाएं आपको लिखनी है। तो देखिए क्या क्या सीमाएं हैं। क्या सीमाएं होता है? कमियां। सीमाएं क्या होता है? कमियां। तो इसकी कुछ कमियां हैं, तो देखिए क्या क्या कमियां हैं। पहला आप हेडिंग बनाएंगे, केवल संज्ञात्मक तथ्यों का अध्ययन। सांख्यिकी की सबसे बड़ी कमी है, यह सबसे बड़ी सीमा है। सीमा को हम क्या कहते हैं? कमी कहते हैं। लेकिन जो सांख्यिकी की सबसे बड़ी सीमा है, वो केवल संज्ञात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। संज्ञात्मक बोले तो संज्ञाओं के रूप में तथ्यों का अध्ययन करती है। ठीक है, सांख्यिकी ईमानदारी, दोस्ती, ज्ञान जैसी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। ये इसकी कमी है। दूसरा देखिएगा, केवल समूह का अध्ययन। देखिए, ये एक समूह का अध्ययन करती है। किसका? समूह का अध्ययन करती है। जैसे मान लिया जाए, मैंने आपको बताया एक विद्यालय में 1000 छात्र पढ़ते हैं। क्या? एक विद्यालय में 1000 छात्र पढ़ते हैं। ये समूह का अध्ययन नहीं करते, तो ये सांख्यिकी नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एक विद्यालय में 1000 छात्र पढ़ते हैं, सांख्यिकी नहीं है। लेकिन मैं कहूं एक विद्यालय में 300 कला के और 300 विज्ञान के, और मैं कहूं 400 कॉमर्स के, ठीक है,
स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो ये सांख्यिकी है, क्योंकि ये एक समूह की बात की गई है, अलग अलग लोगों की बात की गई है, तो ये सांख्यिकी है। लेकिन ये कमी क्या है इसकी, कि ये समूह का अध्ययन करती है, केवल एक व्यक्ति की एक संज्ञा की बात नहीं करती। समझ में आया? तीसरी कमी और सबसे बड़ी कमी, परिणाम केवल औसतन रूप से सत्य होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि जो परिणाम होते हैं वो केवल औसत रूप से, मतलब एवरेज के रूप में सत्य होते हैं। जैसे मैं उदाहरण की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपए है। यदि भारत की प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपए प्रति माह है, मतलब प्रति माह मतलब एक महीने में व्यक्ति को 30,000 रुपए कमा पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा, हर व्यक्ति 30,000 रुपए कमाता है, नहीं, ये केवल एवरेज आया। क्या है ये? एवरेज आया। तो कोई व्यक्ति 30,000 भी कमाता है, लेकिन ये नहीं है कि सारे 30,000 कमाते हैं। तो ये औसत रूप से सत्य होते हैं, ये नहीं बिल्कुल सत्य होते हैं, केवल औसत रूप से, एवरेज रूप से सत्य होते हैं। ठीक है, ये तीन आपको सांख्यिकी की सीमाएं मिल गई हैं, सांख्यिकी की कमियां मिल गई हैं। और देख लीजिए, क्योंकि आप एक आध भूल जाए तो आपको याद रहे। सांख्यिकी का दुरुपयोग होने की संभावना है, मतलब जो सांख्यिकी है उसकी दुरुपयोग हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? क्योंकि झूठ इसमें बोला जा सकता है। झूठ तीन प्रकार के होते हैं, सफेद झूठ, झूठ और काला झूठ। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी कमी है इसका, केवल विशेषज्ञ द्वारा ही उपयोग किया जाता है। जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ही इनका प्रयोग किया जा सकता है, उचित प्रयोग है वो विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाता है। तो ये इनकी कमियां है, आपको कोई तीन कमियां लिख देनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं हम। केस स्टडी आधारित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि हमें निम्न सूचना को एक पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यदि इसे हमें पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना है तो इन प्रश्नों के उत्तर देने आपको, जो जो नीचे दिए गए हैं, पहले आपको इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, ये प्रश्न दिए गए हैं आपको, इनके उत्तर आपको देने हैं। क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं उनको पहले समझिएगा। लोहे पर व्यय को दर्शाने वाले कोण की डिग्री क्या होगी? जो लोहे पर हमने खर्चा किया है उस पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है पहले में। तो देखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। लोहा, देखो, लोहे की बात की है हमने, तो जो लोहे का प्रतिशत है वो है 15.4, तो आप लगा लेंगे 15.4, ये आपने लगा लिया। और ये टोटल कितना होगा? ये टोटल होगा 100%, क्योंकि ये टोटल जुड़ के आएगा 100% आएगा। जब ये 100% जुड़ जाएगा, और ये हम किसका निकाल रहे हैं? लोहे का निकाल रहे हैं, तो लोहे का हमने ये लगा लिया। यहाँ में निकालना है डिग्री का कोण, लोहे पर व्यय को दर्शाने वाले कोण की डिग्री क्या होगी। तो आपको पता होगा कि जो डिग्री होती है वो टोटल होती है 360, 360। इस प्रकार से आपको इसका कोण निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। एक जीरो पॉइंट हटा दिया हमने, जीरो लगा लिया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसे काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे, काट देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, वो आपकी डिग्री आ जाएगी। आपको सॉल्व करना है, देखो 154, 100 गुणा 36। इस प्रकार आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे ये 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे 2 से काटेंगे, 2 में 18 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो, 154/25 और गुना 9। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। और इसका एवरेज उत्तर बता देता हूँ मैं आपको। जो इसका देखो, ये इसका उत्तर दिया गया है, जो आपका एवरेज उत्तर आएगा पहले का जो उत्तर आएगा वो 55.44 डिग्री कोण आएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि आपको सॉल्व किस प्रकार से करना है। जिसकी बात की जाए उसको आपको लिख देना है, उसके बाद सबसे नीचे परसेंट को लिख देना है, परसेंट में पूछा जाए तो, उसके बाद 360 को गुणा कर देना है। समझ में आ गया? आपको उत्तर भी मिल गया होगा 55.44 डिग्री। इसी प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर यही रहेगा। ठीक है, ये आपको मैंने एक पैटर्न समझा दिया क्या आपको समझ में आ सके। दूसरा देखिए, सीमेंट तथा ईंट पर व्यय को दर्शाने वाले कोण की डिग्री क्या होगी। अब आपको क्या करना है, जो सीमेंट पर व्यय हुआ है और ईंट पर व्यय हुआ है, देखो जो सीमेंट है, सीमेंट 15.9 और जो ईंट है 12.9, इसको आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद जैसा अभी हमने किया वैसे ही आपको करके डिग्री इसकी बता देनी है। ठीक है, जैसे ये देखो, आप क्या करोगे, यहाँ सीमेंट को और ईंट को जोड़ दोगे, सीमेंट और ईंट को जोड़ने के बाद
उसे क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, उसके बाद 360 से गुणा करोगे, उसके बाद जो आपका उत्तर आएगा वो डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके प्रश्नों के उत्तर देने। तीसरा देखिए, श्रम एवं सुपर जीवन पर व्यय को दर्शाने वाली कोण की डिग्री क्या होगी। अब ये देखो, श्रम और सुपरविजन, श्रम श्रम की कितनी है 27.2 और सुपरविजन मतलब देख रेख की कितनी है 16.1। तो आपको इसको भी जोड़ देना है, उसके बाद 100 से भाग कर देना है, उसके बाद 360 से गुणा कर देना है, यही आपको फॉर्मूला अपनाना है और जो उत्तर आएगा वो आपका डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13 की, जो आपसे 4 मार्क्स में पूछा गया है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि 4 नंबर से आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, कई सालों से ये रिपीट हो रहा है, आपके सैंपल पेपर में है और मिड टर्म के पेपर में भी आया है, ध्यान रखना है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको कोई 4 अंतर इसमें बताने होंगे। ठीक है, तो देखो इसको समझिएगा, पहले हम इसी में समझते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो देखो, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्रित किए गए हैं। कौन से आंकड़े, दोबारा से रिपीट करता हूं, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्रित किए गए, पहली बार एकत्रित कर दिए थे वही प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीयक आंकड़े, इसमें आपको विपरीत लिखना होगा। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले से ही एकत्रित कर लिए जाते हैं और किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर आपको क्या लिखना है, जैसे आपको पता चल गया होगा, दूसरा आपको अंतर लिखना है, ये मौलिक होते हैं, मौलिक होते हैं। अब आप कहेंगे मौलिक क्या होता है, मौलिक होता है मतलब ये शुद्ध होते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। मौलिक हो जाएगा मतलब ये शुद्ध होते हैं, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो शुद्ध होते हैं। क्यों, क्योंकि आपने खुद व्यक्ति से बात की है, खुद आंकड़ा एकत्रित किए हैं, तो उसमें सटीकता मतलब शुद्धता अधिक पाई जाती है। समझ में आया, ये आंकड़े मौलिक होते हैं। अगर ये भाई ये किसी और ने एकत्रित किए हैं तो पता नहीं किस उद्देश्य के लिए किए हैं, कैसे किए हैं, क्या किया है, वो जानता है, तो ये क्या होते हैं, मौलिक नहीं होते हैं। ये आपको दूसरा अंतर मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, मौलिक में एक दूसरे के विपरीत डालना होता है, यदि आपको कुछ नहीं आता तो एक दूसरे के विपरीत कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात देखो भाई, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अनुसंधानकर्ता पहली बार आंकड़े एकत्रित करता है और उनके मूल स्रोतों से एकत्रित करता है। मूल स्रोत मतलब जहां वो रहते हैं वहां जाकर एकत्रित करता है, तो भाई उसे जाने में समय लगेगा, तो इसमें क्या होगा, श्रम मतलब मेहनत भी उसकी अधिक लगेगी, क्योंकि जा रहा है वो व्यक्तियों के पास, पहली बार आंकड़े एकत्रित कर रहा है। ठीक है, श्रम, तो दूसरी बात धन, जब भाई जाएगा तो धन भी उसमें खर्च होगा। श्रम, धन और समय, समय तो लगेगा ही लगेगा, तो श्रम धन और समय अधिक लगता है, मतलब अधिक खर्च होता है। क्या होता है, अधिक खर्च होता है। ये आपको तीसरा बना देना है, तीसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि आपका 4 मार्क्स में आया है तो आपको 4 तो बनाने ही बनाने हैं कैसे भी करके। ठीक है, और इसमें आप अगर द्वितीयक आंकड़ों की बात करेंगे तो आपको लिखना है श्रम धन श्रम अधिक खर्चीले नहीं होते, या समय श्रम समय बहुत कम लगता है। ठीक है, क्योंकि भाई द्वितीय आंकड़े किसी द्वारा आंकड़े पहले एकत्रित कर लिए, उनको उठाया, किसी वेबसाइट से उठा लिया, किसी या आंकड़े रखे हुए हैं उनको उठाया, लगा दिया, क्या दिक्कत है उसमें, समय लगा नहीं लगा ना, समय लगा नहीं लगा, तो इसमें समय श्रम और समय धन और श्रम अधिक नहीं लगता। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर आपको क्या लिखना है, ये उपयुक्त क्षेत्र के लिए, ये छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, ये छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। कैसे उपयुक्त है, क्योंकि आपको पता है कि व्यक्तियों से जाके मिलना है, ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है। ठीक है, उनके मूल स्रोतों से मिलना है, तो ये छोटे क्षेत्र को ही कवर कर पाएगा। ठीक है, और ये बड़े क्षेत्र के लिए द्वितीयक आंकड़े हैं, वो बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ये 4 अंतर आपको बता देने हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सिलेबस से नहीं है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दंड आलेख और आय चित्र में अंतर लिखिए, दंड आलेख एवं आय चित्र में अंतर लिखिए। तो इसके उत्तर की बात करेंगे हम, तो देखो
पहली बात रिक्स्थान, आपको पहले एक हेडिंग बनानी होगी जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि ये क्या लिख रहा है। उसके बाद आपको, अगर आपने इसमें एक्सप्लेन किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आपको एग्जामिनर एसी के आधार पर नंबर दे सकता है। तो देखिएगा, 4 अंतर आपको लिखने हैं क्योंकि 4 नंबर आपसे पूछा गया है। दंडालेख और आयत चित्र में अंतर। तो देखिए रिक्स्थान, आपने देखा होगा कि जब आयत चित्र बनाते हैं तो उसमें रिक्स्थान नहीं होता, तो आप लिख देंगे आयत चित्र में रिक्स्थान नहीं होता लेकिन दंडालेख में रिक्स्थान होता है। यदि आप नहीं तो आप क्या करेंगे, एक सारणी बना देंगे, इधर लिख देंगे आयत चित्र, इधर लिख देंगे दंडालेख। तो आप लिख देंगे इधर आयत चित्र में रिक्स्थान होता है, या लिखेंगे दंडालेख में रिक्स्थान नहीं होता है। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया? आयत चित्र में रिक्स्थान नहीं होता लेकिन दंडालेख में रिक्स्थान होता है। ठीक है। दूसरी बात, ऊंचाई और चौड़ाई। आयत चित्र में ऊंचाई और चौड़ाई दोनों महत्वपूर्ण होती है लेकिन दंडालेख में केवल चौड़ाई महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? केवल चौड़ाई महत्वपूर्ण होती है। समझ में आ गया? तीसरी बात, विविध और सतत। जो दंडालेख है उसको विविध और सतत दोनों में बनाया जा सकता है। विविध और सतत बोले तो खंडित और अखंडित दोनों में दंडालेख को बनाया जा सकता है, लेकिन आय चित्र को केवल सतत में बनाया जा सकता है। जो सतत है उसमें केवल बनाया जा सकता है। ठीक है। ये 3 अंतर आपको समझ आया। चौथे अंतर की बात करते हैं, महत्व। आय चित्र आंकड़ों को समझने में सहायता करते हैं। जो आय चित्र है वो आंकड़ों को समझने में सहायता करते हैं क्योंकि वो आंकड़ों को एक ग्राफ के द्वारा दर्शा देते हैं जिससे आंकड़े समझ में आ जाते हैं। और जो दंडालेख है वो वितरण को, जितना वितरण हुआ है उसको समझाने में सहायता करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 4 नंबर आपको यहाँ पूरे दिला देगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए पर हम इस पर बात नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 17 भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे, केवल एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएंगे। प्रश्न ये हो सकता है लेकिन आपका एमसीक्यू टाइप होगा, आपको लिखित रूप से नहीं देना होगा। ठीक है। तो अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। तो अगर आपके एमसीक्यू टाइप में आ जाए, एमसीक्यू टाइप में आ जाए तो आपको इसका उत्तर देना है। मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। अवसर लागत क्या है? यदि आप किसी विकल्प का उपभोग करते हैं तो आपको दूसरा विकल्प छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, उसको अवसर लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। यदि आप किसी विकल्प का उपभोग करते हैं तो आपको दूसरा विकल्प है उसको त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको हम अवसर लागत कहते हैं। ठीक है। 19 प्रश्न है जो आपके, उत्पादक के संतुलन को परिभाषित कीजिए। जो उत्पादक है उसको संतुलन को परिभाषित करना है। उत्पादक हुए संतुलन को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति अपनी आय को ऐसी वस्तुओं पर व्यय करता है या ऐसी वस्तुओं पर खर्च करता है जिससे मिलने वाली संतुष्टि अधिक होती है, उससे उत्पादक के संतुलन कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ए और बी को मिलाइए और उनके सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले आपको इनको मिलाना है, फिर उसके बाद देखना है कि इसमें कौन सा विकल्प ठीक बैठ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अनधिमान वक्र क्या होता है? अनधिमान वक्र क्या करता है? समान संतुष्टि को देने वाला बिंदु है। ठीक है। और जो कीमत रेखा का ढाल होता है वो क्या होता है? कीमत रेखा का ढाल होता है वो पी एक्स बट्टे में पी वाई होता है। ठीक है। यहाँ से आप, अगर आपको इतना आता है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो इसमें कौन सा एमसीक्यू ठीक बैठने वाला है। आपको पता है पहले का दूसरा है, तो इसमें पहले का दूसरा दिया है, इसमें पहले, सब में पहले का दूसरा दिया है। दूसरे का तीसरा इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। तो आपको पता है दूसरे का तीसरा राइट आंसर है, तो आप इसी में लगा देंगे क्योंकि आपको पता है कि दूसरे का तीसरा किसी भी एमसीक्यू में नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर यही होगा। चेक कर लेते हैं आगे। सी सी प्रतिस्थापक की सीमांतर दर, तो आपको पता होगा यही है सीमांतर दर, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा। अनधिमान मानचित्र क्या होता है? जो दिखाता है अनधिमान वक्रों के समूह को। तो हमें पता चल गया ये बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कॉलम ए और बी को मिलाना है, इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है।
ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, मांग में कमी। यदि भाई मांग में कमी होगी, क्या होगी, मांग में कमी होगी, तो जो वक्र है, यहाँ आप देख रहे हो मांग वक्र की बात की गई है, तो मांग वक्र है वो, यदि मांग में कमी होगी तो मांग वक्र क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मांग में विस्तार, यदि मांग में विस्तार होगा तो मांग वक्र आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी इसमें देख लेते हैं क्या है, मांग में कमी। मांग में कमी का राइट आंसर क्या है, मांग वक्र नीचे की ओर तो जाता नहीं है, दाएं ओर तो खिसकता नहीं है, मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल गलत, इसका मिलता ही नहीं, इसका आंसर मिल ही नहीं रहा, उसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें मिल नहीं रहा, तो आप इसमें लगा सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, ये भी आपका एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है। कॉलम ए के आइटम को ए और बी से मिलाया गया और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिएगा, पूरी तरह से लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, लोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग। देखो भाई, पूरी तरह से लोचदार मांग क्या होती है, पूरी तरह से तो होती ही नहीं, पहली बात पूर्ण तरीके से बोलते हैं, पूर्ण तरह लोचदार। देखो पहले मैं आपको बता दूं लोचदार और बेलोचदार क्या है। लोचदार वे वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग घट सकती है, उन्हें लोचदार कहते हैं। जैसे कार, आपकी लग्जरी चीजें होंगी ना, यदि इनकी कीमत बढ़ जाएगी तो आप इन्हें खरीदना छोड़ दोगे, क्योंकि भाई आपको पता है ये लोचदार है, क्योंकि इनकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लेकिन बेलोचदार, बेलोचदार यदि इनकी कीमत बढ़ भी जाएगी फिर भी आप इनको खरीदोगे ही खरीदोगे, क्योंकि जैसे पानी, नमक, गेहूं, चावल, इसी प्रकार आप इनमें खरीदोगे। समझ में आ गया होगा। आप इनमें देख रहे हो, इनमें आपको राइट आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसका ये राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, जो आपसे एमसीक्यू टाइप में 1 मार्क्स में पूछा गया है, आपसे फिर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या की श्रेणी के चयन से संबंधित है, कौन सी केंद्रीय समस्या की श्रेणी में चयन से संबंधित है, जो लोग अंततः माल का उपभोग करेंगे। हाँ भाई, संबंधित समस्या एक कि किस माल का उपभोग करेंगे, तो क्या कर रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कब और उत्पादन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या उत्पादन करना है, क्योंकि क्या उत्पादन करना है यही बताता है कि किस वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है, क्योंकि जिस वस्तु और सेवा का उत्पादन करेंगे व्यक्ति उसी माल का उपभोग करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच 2.5 है, ये 2.5 है, यदि वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, जो कीमत है उसकी 20% वृद्धि हुई है, मांग की गई मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। देखो भाई, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है, जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में हमेशा कमी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु जो मांग होगी उसमें कमी होगी। तो देखो, कमी होगी तो कितने, 50 इकाइयों की कमी होगी या 50% की कमी होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पहली भाई जब कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ 3 चीजें आपको दी गई हैं, मांग में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि कीमत बढ़ गई। जिस चीज की, जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो आप उसको खरीदना क्या कर देते हो, कम कर देते हो, चाहे वो गेहूं ही चावल क्यों ना हो, क्योंकि आप दूसरी वस्तु का उत्पादन करने लगते, उपभोग करने लगते हो या इस्तेमाल करने लगते हो। ठीक है, तो इसमें कमी होगी, 50 इकाइयों की कमी होगी, 8% की कमी होगी, 50% इकाइयों की कमी होगी, 50% की कमी होगी और 8% की कमी होगी, ये आपको बताना है। तो ये देखो, 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई है, और लोच कीमत है 2.5। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 50% की क्या हुई है, कमी हुई है, लेकिन इकाइयों की कमी हुई है, परसेंट की कमी हुई है। तो मैं आपको बता दूं ये प्रतिशत की कमी हुई है, क्योंकि यहाँ बात प्रतिशत में की गई है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 25 की देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मूल्य क्या होता है। देखो भाई, इसको समझाता हूँ मैं। तृप्ति मतलब संतुष्टि, यदि संतुष्टि आपकी बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मूल्य क्या होगा,
यदि आपकी संतुष्टि पूर्ण हो चुकी है, आपको तृप्ति हो चुकी है, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता होगा उसका मूल्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। इसका राइट आंसर सी है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। जीएसटी में वृद्धि के कारण, भाई जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड सर्विस टैक्स। ठीक है। वृद्धि के कारण एयर कंडीशन की आपूर्ति में, आपूर्ति बोले तो सप्लाई में 20 यूनिट से 10 यूनिट तक गिरावट आई है। सामान की कीमत पर इसे क्या कहेंगे? जब भाई आपूर्ति मतलब आपूर्ति में कमी आई है, 20 यूनिट से 10 यूनिट तक गिर गई है, गिरावट आई है, तो इसमें क्या होगा? कमी होगी, वृद्धि तो होगी नहीं, विकास तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा? आपूर्ति में कमी होगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है? हाँ भाई, उत्पादक के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है? इसका उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे दिया हुआ है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ? पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत के अनुपात में उसकी पूर्ति के होने वाले प्रतिशत अनुपात को दर्शाता है। लेकिन ये प्रश्न मैच नहीं खाता है। अगर आपको बात कर ले संतुलन की, संतुलन में हमेशा बराबर का चिन्ह आएगा, क्योंकि आपको पता होगा संतुलन जब ही होगा जब एक दूसरे बराबर होंगे। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, जो आपसे एक पैसेज के आधार पर पूछा गया है। आपको ध्यान से पहले इसको पढ़ना है, लेकिन फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस पर आपका पैसेज पूछा जाएगा आपसे, आपको पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसका उत्तर देना है। आशा करता हूँ ये तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम इसे विशेष रूप से देख लेते हैं। व्यक्तिगत शब्द एक का उचित अर्थ क्या है? व्यक्तिगत मतलब बोले तो एक अकेला व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत बोला है, व्यक्ति नहीं बोला। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत बोले तो उसमें एक गत आ गया, एक समूह आ गया। तो एक फर्म, एक संस्थान या एक निर्णय लेने वाली इकाई, एक फर्म। अब देखो भाई, मैंने आपको पहले बताया दुर्लभता का अर्थ क्या है, दोबारा से देख लो। दुर्लभता एक वस्तु की डैश के संबंध में डैश के सीमांत सीमित होने के दर्शाता है एक वस्तु के लिए। हाँ भाई, दुर्लभता एक वस्तु के संबंध में, मांग के संबंध में डैश के आपूर्ति सीमित होने के संबंध दर्शाता है एक वस्तु के लिए। नहीं, ये तो गलत है। आप देखो भाई, तो दुर्लभता का अर्थ क्या होता है? पहली बात सुन लो। जिसमें मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है। ठीक है। मांग अधिक होती है और जो आपूर्ति होती है वो कम होती है, वो क्या होती है? दुर्लभता होती है। तो आप ये देख सकते हो, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मांग और आपूर्ति। क्यों? दुर्लभता एक वस्तु की मांग के संबंध में आपूर्ति के सीमित होने को दर्शाता है। आपूर्ति है वो सीमित होने या कम होने को दर्शाता है। ठीक है। इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा। दो प्रश्न आपके हो गए। तीसरा प्रश्न देखिएगा, 28वां प्रश्न का तीसरा पार्ट है ये। हर समाज को यह तय करना है कि प्रत्येक संसाधन से में से कितना विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में उपभोग करने के लिए ये एक केंद्रीय समस्या है। देखो भाई, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या किया जाए? तो भाई आप क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, क्योंकि उत्पादन किनका होता है? वस्तुओं और सेवाओं का होता है। तो आपको समझ में आ गया ये केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चित्र की सहायता से समझाइए। देखो भाई, आपको ध्यान से देखना है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, हाँ भाई, जो कोई वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो कीमत में वृद्धि हुई होगी या फिर कीमत में कमी हुई होगी। तो उस वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चित्र की सहायता से समझाइए। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि, तो जो मांग होगी या पूर्ति होगी वो कम हो जाएगी। यदि कीमत में कमी हुई है तो मांग अधिक हो जाएगी। उसी प्रकार आपको एक ग्राफ बनाना है और इसे दर्शा देना। समझ में आया? प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच अंतर करें, उपयुक्त आलेख का प्रयोग करें। तो देखो भाई, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर। आप कहेंगे भाई मांग में विस्तार भी एक ही, विस्तार भी बढ़ना होता है और मांग में वृद्धि भी बढ़ना ही होता है। तो इसमें अंतर क्या है? ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आ सकता है। मांग में विस्तार क्या होता है? यदि
वस्तु की अपनी कीमत स्थिर है। क्या? यदि वस्तु की अपनी कीमत नहीं, अन्य कारक स्थिर है। क्या? मांग के विस्तार के संबंध में यदि अन्य कारक स्थिर है और वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण जो मांग में वृद्धि होती है वो मांग में विस्तार कहलाती है। पहले पॉइंट आपको लिख देना है। दूसरा पॉइंट, मांग में वृद्धि यदि वस्तु की अपनी कीमत स्थिर है और अन्य कारकों के कारण जो कीमत में परिवर्तन हुआ है उसके कारण जो होने वाले प्रभाव है, मांग में जो होने वाला प्रभाव है वो क्या कहलाता है? मांग में वृद्धि कहलाता है। उसके बाद आपको लिख देना है मांग में विस्तार होता है वो ग्राफ होता है, वो खिसकाव होता है, ग्राफ का खिसकाव होता है। लेकिन जब मांग में वृद्धि होती है तो वो ग्राफ दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। ये आपको दो अंतर बता देना, उसके बाद आपको ग्राफ बता देना है, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अल्पावधि में टीपी व एमपी के व्यवहार की व्याख्या उपयुक्त आलेख द्वारा कीजिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप समझेंगे अच्छी तरीके से तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, 6 नंबर में आपसे पूछा गया है। वस्तु की मांग पर निम्नलिखित परिवर्तनों की प्रभाव की व्याख्या कीजिए। चित्र की सहायता से बताना है आपको किसी वस्तु की मांग पर, कोई वस्तु है उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यदि इसकी खरीदारी की आय में बदलाव, हाँ भाई, आपको पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर पहले बताना पड़ेगा, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। यदि आय में बदलाव हो जाए, यदि व्यक्ति है उसकी आय में बदलाव हो जाए तो क्या वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि देखो भाई, बदलाव मैंने आपको बताया, परिवर्तन बताया, दो प्रकार से होता है। आय या तो वृद्धि हो सकती है आय में, या तो फिर आय में कमी हो सकती है, ये दो कारण होंगे। ये देखो, यदि आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई जब ज्यादा पैसा आएगा तो खर्च भी ज्यादा करेगा। यदि आय में कमी होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी। पहले तो आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है, उसके बाद आपको एक ग्राफ बनाना है, चित्र बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है पूरक वस्तु की कीमत में बदलाव। तो आपको लिखना है यदि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मतलब मैंने आपको बताया बदलाव दो प्रकार से हो सकता है। यदि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत गिर जाएगी। देखो, पूरक वस्तु बता दूं मैं आपको क्या होती है। पूरक वस्तु वे वस्तु होती हैं जो एक दूसरे से मिलकर, क्या, एक दूसरे से मिलकर मांग को पूरा करती है। जैसे देखो, कार है, कार किससे मिलकर बनती है? पेट्रोल, मतलब पेट्रोल होगा तभी तो चलेगी है। यदि देखो पूरक वस्तु क्या है इसमें? पेट्रोल। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो आप कार की कीमत घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो आपको लोगों को पता चलेगा भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, कार कौन खरीदेगा, कार नहीं खरीदती, तो कार की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो इसी प्रकार यदि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो जो वस्तु की अपनी कीमत है, जो वस्तु वस्तु है उसकी कीमत घट जाएगी। घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। और पूरक वस्तु में कमी, यदि पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार आपको इसके ग्राफ से दिखा देना है और 6 मार्क्स ले लेने हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, ये आपके एग्जाम का लास्ट प्रश्न है और 34 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। उपयुक्त आलेख की सहायता से आपको एक आलेख बनाना है और निम्नलिखित और उनके निहित की व्याख्या कीजिए। इनको आपकी व्याख्या करना है और चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप बना सकते हो। न्यूनतम कीमत, उच्चतम कीमत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर आऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।